वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है डाटा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज के सेशन का एक बहुत ही खास है, खास इसलिए कि हम लोग हमेशा पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई का अंजाम क्या होगा, यानी हम पढ़ क्यों रहे हैं किसी न किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो एग्जाम तो हमारे सामने होनी चाहिए, तभी तो हम उस एग्जाम को अटेम्प्ट करें। तो उस एग्जाम का जवाब आ चुका है कि आपके सामने अभी बैंक ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट है वो ओपन हो चुका है। नोटिफिकेशन कल ही आई थी, कल हम लोगों ने इसका एक इवेंट भी बताया था और समय दर समय आपको इसके बारे में चीज़ें बताई भी जा रही है। यानी कि बैंक ऑफ इंडिया में रिक्रूटमेंट आई है। टोटल अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट है हमारा 500 पोस्ट है, ठीक है। और स्केल 1 है, यानी कि आप हम कह सकते हैं कि पीओ का ये पोस्ट है। लेकिन इस बार थोड़ा सा मामला चेंज है कि सर ठीक है सर, आप 500 ये कह रहे हो कि टोटल हमारा ये रिक्रूटमेंट है वो 500 पोस्ट है, और जो पोस्ट वहां पे लिखा हुआ है क्रेडिट ऑफिसर और आईटी ऑफिसर के लिखा हुआ है। ये दो चीज़ क्लियर कर दीजिए। और पहला चीज़ ये भी हमें क्लियर करें कि अगर ये 200 और 250 जो भी वैकेंसीज है इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। ये दो सवाल है जो हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों का मैसेजेस आ रहा है कि सर हम अप्लाई कर पाएंगे। कट ऑफ बिल्कुल 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 मैं देख पा रहा हूँ कुछ कॉमन तरह के सवाल हैं जो आपके पास आ रहे हैं, और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बहुत ज़्यादा समय मैं आपका लूँगा नहीं, और आपके सारे सवालों का सटीक जवाब यहाँ पे देके यहाँ से मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आपको पता है कि वैकेंसी आ चुकी है किसके लिए, बैंक ऑफ इंडिया किसके लिए, तो हमारा पीओ के लिए, स्केल 1 पोस्ट के लिए। लेकिन इस बार थोड़ा सा मामला अलग है। मामला ये अलग है कि ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, पहले अगर हम बात करते हैं आईबीपीएस के एग्जाम की पैटर्न की या कि भी पीओ लेवल की, तो उसका कुछ होता था कि हम प्री करते थे, मेंस करते थे, इंटरव्यू करते थे, देन हमारी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाती थी। लेकिन इस बार थोड़ा सा स्केल चेंज है। बिल्कुल पीयूष, मैं थोड़ा एक बार 2 मिनट के लिए सवाल ले लेता हूं और उसके बाद मैं डिस्कस कर लूं। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कब होगा, एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है। कट ऑफ सर कितना जाएगा ये बता दीजिए, और पोस्ट क्या है ये भी बता दीजिए। बिल्कुल एक आइडिया लग गया कि आपके पास क्या सवाल आ रहे हैं। तो सबसे पहला हम आते हैं किस पे, कि सर पोस्ट कौन सा है। तो बच्चों आपका जैसे ही इसमें अगर नियुक्ति होगी तो आपको 2 पोस्ट दिए जा रहे हैं। पहला पोस्ट आपको क्रेडिट ऑफिसर दिया जा रहा है जो जनरल बैंकिंग स्ट्रीम के तहत आता है, ठीक है, जनरल बैंकिंग स्ट्रीम के तहत आता है। दूसरा आपका आईटी ऑफिसर का कैडेट दिया जा रहा है जो आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर के तहत आता है। मैं थोड़ा सा इसको एलिब्रेट कर देता हूं कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर का होता है क्या है। आपने देखा होगा कि आईबीपीएस में भी, ठीक है, बिल्कुल सब कुछ बताएंगे आईबीपीएस ने भी क्या किया था। तो अभी वैकेंसी जितना भी एसओ की जो वैकेंसी आती है आईबीपीएस में, उसमें लिखा होता है आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर। और याद रखिएगा कि आईबीपीएस का जो वो बैंक ऑफ इंडिया या प्राइवेट बैंक वाली जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी आती है उसमें क्या होता है, तो वो मेरा स्केल 1 पोस्ट ही होता है, वो मेरा स्केल 1 ही पोस्ट होता है। और उसमें जब हमारी नियुक्ति होती है, यानी जब स्केल 1 के लिए हम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो वहां पर हमें प्री देना पड़ता है। एसओ की मैं बात कर रहा हूं, मुझे प्री देना पड़ता है। फिर हम मेंस एक लिखते हैं, और मेंस हमारा क्या होता है, तो मेंस हमारा अपना प्रोफेशनल पेपर होता है, और फिर हम लोग इंटरव्यू की ओर बढ़ते हैं। यानी जब आईबीपीएस एसओ का एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो वो ये 3 चरणों से गुजरता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। और मेंस जो होता है हमारा वहां प्रोफेशनल पेपर होता है। थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, कुछ नए बच्चे हैं कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर का काम क्या होता है। सिंपल सा बात है बच्चों, अगर हम एज ए आईटी ऑफिसर वहां पे नियुक्त हुए हैं किसी बैंक में, अगर मेरी अपॉइंटमेंट हुई है, तो आईटी रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे वो हमें रिजॉल्व करना होगा। हो सकता है आपको 1 या 2 एक्स्ट्रा ब्रांचेस का भी काम देना पड़ेगा, यानी आईटी रिलेटेड क्वेरीज है वो आपको सॉल्व करने पड़ेगी। वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, वो डेटाबेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, वो आपका नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब भी हम आईटी ऑफिसर के लिए रिक्रूट होते हैं तो एज अ फ्रेशर कैंडिडेट जो होता है वो मेरा स्केल 1 ही होता है, ठीक है। और ये सिर्फ आईबीपीएस ही, अब मैं देख पा रहा हूं जितना भी एग्जाम होता है 90% अभी जितना भी 2-3 साल से मैं देख पा रहा हूं कि आईबीपीएस ही है जो स्केल 1 का एग्जाम ले रहा है, यानी फ्रेशर कैंडिडेट को। अब वो स्केल 1 जब बैंक के अंदर चला जाता है तो उसको 2-3 साल का एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद फिर आईटी का ही स्केल 2 आता है, स्केल 3 आता है, स्केल 4, ऐसे करके वो अपने आप को अपग्रेड करता रहता है। लेकिन फ्रेशर की जो नियुक्ति होती है किसी बैंक में, वो मोस्टली ऑफ द केस जो लास्ट 1-2 सालों से देखा जा रहा है वो आईबीपीएस
आईपीएस ही कंडक्ट करवा रहा था। लेकिन इस बार एक आपको चांस मिला है। चांस क्या है उस पर हम थोड़ा सा चर्च कर, बिल्कुल यहाँ पे इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मैं देख चुका हूँ। मेरा सेशन लास्ट तक देखते रहिएगा, हर सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा तो फिर मेरे को बताइएगा, ठीक है। तो दो चीज तो क्लियर कर दिया कि क्रेडिट ऑफिसर है और एक आईटी ऑफिसर है। क्रेडिट ऑफिसर है वो जनरल बैंकिंग स्ट्रीम के तहत आता है और आईटी ऑफिसर है वो मेरा स्पेशलिस्ट ऑफिसर के तहत आता है। जैसे ही आपके दिमाग में आ जाए स्पेशलिस्ट ऑफिसर, दैट मीन्स उसके लिए मेरे पास स्पेशल डिग्री होनी चाहिए। और जैसे ही मेरे दिमाग में आ जाए क्या, तो हमारा जनरल बैंकिंग स्ट्रीम, तो उसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। तो दो चीज यहां पे क्लियर हो गया कि ये वाला जो पोस्ट है, फर्स्ट वाला जो पोस्ट है, इसमें एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर लेंगे, और ये वाला जो पोस्ट है इसमें जो आईटी रिलेटेड बच्चे होंगे, आईटी के जो स्टूडेंट होंगे, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होंगे, वो अप्लाई करेंगे। तो ये दो चीज है जो आपको समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि कंफ्यूजन ये आ रहा है बच्चों में कि सर हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, हम तो ग्रेजुएट हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो, आप बीकॉम आपने किया है, आपने बीकॉम किया है, बीएससी किया है, आपने किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो, तो आप हो क्रेडिट ऑफिसर के लिए कैंडिडेट। लेकिन अगर मैंने ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर साइंस से, मैंने ग्रेजुएशन किया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, मैंने ग्रेजुएशन किया है आईटी से, मैंने एमसीए किया है, मैंने एमएससी आईटी किया है, तो हमारे लिए जो बनता है वो बनता है आईटी ऑफिसर वाला पोस्ट। तो दो चीज तो क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, एक सेकेंड, बिल्कुल एक एक्सपीरियंस बच्चे यहां पे शेयर कर रहे हैं, उनका भी मैं क्वेश्चन उठाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इस पे हम जिक्र कर लेते हैं। तो बच्चे दो चीज यहां पे क्लियर हो गया कि कौन अप्लाई कर सकता है। एक और क्वेरीज आ रही है, सर क्या हम सिविल मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं? जो सिविल और मैकेनिकल या किसी और ब्रांच वाले हैं वो आईटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, वो एलिजिबल होंगे किसके लिए? तो वो क्रेडिट ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी डिग्री वहां पे टेक्निकल ना होगा, एक जनरल ग्रेजुएट डिग्री मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिविल वाले नहीं अप्लाई करेंगे, लेकिन आप क्रेडिट ऑफिसर में अप्लाई करोगे, आप आईटी स्पेसिफिक में आप नहीं आ पाओगे। तो ये दो चीज तो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम अगेन टू नोटिफिकेशंस पे। तो बच्चों ये आपका नोटिफिकेशन है जो आप कल से आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कंक्लूजन मैं यहां पे आपको दे देता हूं कि क्या क्या यहां पे है। पहला बात यह कि चलो डेट तो सबको मालूम है कि आज से इसका ऑनलाइन डेट स्टार्ट है, लास्ट डेट इसका 25 फरवरी तक होगा। एज का जो कैलकुलेशन है वो 1 फरवरी तक होगा। और हाँ, एग्जाम का डेट, एक भी कमेंट ये आ रहा है कि सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम प्रोबेबली, जैसे इसका जो सेशन है अप्रैल में स्टार्ट होगा, जो इस कोर्स जो करवाया जा रहा है उसमें अप्रैल में सेशन स्टार्ट होगा, तो जाहिर सी बात है उससे पहले सारा काम ये खत्म कर लेगा। तो आप अंदाजा लगा लो कि एग्जाम कब होगा। सेशन अप्रैल से किसी भी इंस्टीट्यूशन का सेशन स्टार्ट होता है, तो ये भी स्टार्ट कर रहा है अप्रैल से। तो अप्रैल से जब इसको एडमिशन लेना है तो उससे पहले सारा काम कर लेगा ना, जनरल सा लॉजिक है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए 80% सवालों का जवाब आपको नोटिफिकेशन में ही दिया रहता है। 20% सवाल होते हैं जिसके लिए हम हैं यहां पे, 20% सवालों के लिए हम यहां पे हैं जिसका आप जवाब हम देने के लिए, क्योंकि कुछ कुछ है जो डिबेटेबल होता है, कंफ्यूजन होता है, नए बच्चे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन 80% सवालों का जवाब आपको यहीं पर मिल जाता है। चलिए, दो चीज तो क्लियर हो गया कि पहला पॉइंट कि एग्जाम कब होने वाला है, तो अगर मेरा अप्रैल में रिक्रूटमेंट है तो उससे पहले ही एग्जाम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो मैंने अभी बात की, स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि क्रेडिट ऑफिसर इन जनरल बैंकिंग स्ट्रीम में आपका JMGS यानी कि जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, स्केल 1 होता है असिस्टेंट मैनेजर, हम उसको कहते हैं बैंक में, और जिसे PO भी कहा जाता है। आप PO बोलो, स्केल 1 बोलो या असिस्टेंट मैनेजर बनो, एक ही पोस्ट होता है। यानी कि फ्रेशर इसी पोस्ट में बैंक में एंटर करता है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था और बताया था कि बैंक में एज अ फ्रेशर जाने के दो ही रास्ते हैं, या तो क्लर्क बन के जाओ या तो फिर आप असिस्टेंट मैनेजर बन के जाओ, उसके बाद कुछ एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही अंदर जाते हैं। तीसरा अगर मैं बात करता हूं, नहीं, अगला पॉइंट ये है कि ये वाला जो पोस्ट है इसके लिए एनी ग्रेजुएट है, और आईटी वाले बच्चे के लिए वो स्पेसिफिक आईटी वाले। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आप काउंट कर लें कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे कितनी है, वो हम लोग भी डिस्कस कर चुके हैं। 350 है जो एनी स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए है, और 150 पोस्ट है जो मेरा आईटी वाले बच्चों के लिए। दो सवाल का जवाब क्लियर हो गया। कट ऑफ भी बताएंगे, थोड़ा सा मुझे समय देना बेटा, थोड़ा सा मुझे समय देना।
ये दो चीज क्लियर है, राइट डाउन करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2-3 पॉइंट है ना, राइट डाउन करते जाओ। हम ग्रेजुएट अपने आप को आकलन करो कि हम किस फील्ड में आ रहे हैं, हम एनी वाला में आ रहे हैं या आईटी वाले में आ रहे हैं। अगर एनी वाले में आ रहे हैं तो ठीक है भाई, एनी वाले में लिख लेंगे। अगर आईटी वाले में आ रहे हैं तो आईटी वाला लिख लेंगे। आप अगर एनी वाले हैं तो 350 पोस्ट के लिए फाइट करोगे, और अगर आईटी वाले तो 150 पोस्ट के लिए फाइट करोगे। दो चीज क्लियर है। आगे बात करते हैं। बिल्कुल, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पे स्केल वाला, तो पे स्केल तो आपका ये रिवॉर्ड है, और इसकी चर्चा हम बहुत कम ही करना पसंद करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि ये रिवॉर्ड तक जाने में अभी आपको समय है। समय क्या है कि पहले एग्जाम का पैटर्न पूरा फॉलो करना पड़ेगा। आपको पहले रिटेन क्वालिफाई करना पड़ेगा, रिटेन के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका जीडी होगा, देन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इंस्टीट्यूशंस में आपका क्लासरूम प्रोग्राम दिया जाएगा, उस क्लासरूम को कंप्लीट करने के बाद ये रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो इट्स अ प्रोसेस, ये टाइम टेकिंग चीजें हैं, थोड़ा सा समझिएगा यहां पे। तो कहने का मतलब है कि जब आपका फाइनल हो जाएगा तो एक अच्छा खासा हैंडसम सैलरी आपके हाथ में लग रहा है। आप देख पा रहे हो कि 36,000 to 490, यानी कि फाइनल हमारा 63,840 तक जा रहा है। ये डिफर भी करेगा, सिटी स्केल वगैरह अलग अलग सिटी का अलाउंसेस अलग अलग होता है, तो वो डिफर भी करता है, इसलिए रेंज दिया रहता है सैलरी में। ठीक है, चलिए दो चीजें तो यहां तक हुई। सैलरी आपने देख लिया, ये रिवॉर्ड है, मानते हैं, या तो 36,000 या तो 49,000 या तो 63,000, ये तीनों में से एक सैलरी आपकी है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट ये आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ऑलमोस्ट वही है जो हर बैंक का होता है, नेशनैलिटी वाला भी प्रॉब्लम एज इट इज है, यहां पे और कोई डाउट आना नहीं चाहिए। चलिए ये वाला पॉइंट है जहां पे हम चर्चा भी करना पसंद करेंगे और आप भी सुनना इसको पसंद करेंगे कि ठीक है सर, ये वाला पार्ट है कि स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि अगर जनरल क्रेडिट ऑफिसर के लिए जा रहे हो तो आपके लिए क्या है। तो आपके पास है बच्चों, सिंपल सा याद रखिएगा, आपके पास क्या होगा, तो आपका एज 20 से 29 साल तक होना चाहिए। आपका क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट, पढ़ लो स्पष्ट तरीके से, इस लाइन को पढ़िए, यहां पे स्पष्ट तरीके से लिखा है कि क्या आपको डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइजेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज द सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सिंपल सा बात है कि आप किसी भी ग्रेजुएशन फील्ड से अगर आपने किया है ग्रेजुएशन तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, मैं 2-3 सवाल भी देख पा रहा हूं, बीसीए वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा देर समय दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं। अगला जो है वो आईटी ऑफिसर वालों के लिए। हाँ, आईटी ऑफिसर का भी पल्ला मैं क्लियर कर देता हूं, बहुत सारे बच्चे का जो आ रहा है डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला, या तो आपके पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, यानी बीटेक आपने किया है, किससे, या तो आपके पास इन कंप्यूटर साइंस सीएस से बीटेक होना चाहिए, या कंप्यूटर एप्लीकेशन 4 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए प्लस एमसीए। ठीक है, वो 5 साल का हो जाता है टोटल। 4 साल से कम में काम नहीं चलने वाला, जिनके पास सिर्फ बीसीए है वो नहीं चलेगा। ठीक है, अगला 4 साल इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो अप्लाई कर सकते हैं। 4 ईयर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, वो अप्लाई कर सकते हैं। 4 ईयर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, वो अप्लाई कर सकते हैं। 4 ईयर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट, वो अप्लाई कर सकते हैं। 4-5 चीजें। अगला क्या है, बी नंबर। ये तो पहला हो गया, 4 साल की डिग्री, इनमें से कोई भी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पहला। दूसरा क्या है, अगर ये नहीं है तो अगर आपने एमसीए किया है, एमटेक किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं, आप इस वाले कैटेगरी में आ जाइएगा। ठीक है, लेकिन एमसीए और एमटेक कहने का मतलब, बहुत सारे बच्चे यहां पे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर अगर मैंने एमटेक किया है सिविल से, मैं अप्लाई करूंगा क्या आईटी? जी नहीं, आपने स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन। यानी अगर आपके डिग्री में आईटी, सीएस जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिविल है तो अप्लाई नहीं कर सकते, मैकेनिकल है तो नहीं कर सकते, किसी और वाला बच्चा नहीं कर सकता है। 2 चीज हो गया। तीसरा, ये वाला पार्ट थोड़ा बच्चे कंफ्यूज कर रहे थे, थोड़ा सा समझिएगा यहां पे, ये किसके लिए है। अ ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, आपको ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है समझ लीजिए कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मान लीजिए बीकॉम किया है, लेकिन वो जॉब करने के लिए कुछ प्रोफेशनल डिग्री कोर्स कर लेते हैं। वो कोर्स करवाता है कौन? नीलिट करवाता है। आपको मालूम है कि एक संस्था है भारत सरकार की जो आपका ओ लेवल, ए लेवल और आपका बी लेवल का कोर्स करवाता है।
तो उसका जो ए लेवल का कोर्स होता है वो यहां पे लिखा होगा, सॉरी बी लेवल, उसका जो बी लेवल का कोर्स होता है इक्विवेलेंट टू एमटेक होता है, इक्विवेलेंट टू एमटेक होता है। तो वो बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन करने के बाद एंड लिखा हुआ है, एंड उसके बाद डोएक यानी नीलिट से जाके उन्होंने बी लेवल का सर्टिफिकेशन लिया, अगर वो उनके पास है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं कि सर मैंने बीकॉम किया, मैं अप्लाई करूंगा आईटी में। नहीं, आपने बीकॉम करने के बाद अगर आपने ये वाला सर्टिफिकेट लिया है तब आप जाके अप्लाई कर लो, आप एलिजिबल हो। बात समझ में आई? तो ये सर्टिफिकेशन कहां कहां इंपॉर्टेंट बनता है इस पे हम आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि अगर आप एनी ग्रेजुएट हो, किसी भी बीकॉम हो, बीएससी हो, बीए हो, और उसके बाद आपने क्या किया, बी लेवल का डोएक सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया, देन आप एलिजिबल हो। क्लियर है? ये आईटी वाले के लिए था। आई होप सो ये क्वालिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका दूर हो चुका होगा। सिर्फ बीसीए नहीं है शुभास्मिता, सिर्फ बीसीए नहीं है, बीसीए कंप्लीट परसुइंग इन एमसीए नहीं, ठीक है, नहीं, कंप्लीटेड चाहिए आपको। 1 फरवरी तक का आपको रिजल्ट आ जाना चाहिए एमसीए का, तब अप्लाई कर पाइएगा, ठीक है। चलिए, तो 2-3 चीजें हो गई, सब कुछ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो सबसे ज्यादा हम आईटी वाले बच्चों के लिए जो हम कंसर्न कर रहे थे, उनके लिए ये डाउट था, वो क्लियर हो गया। बाकी सब एज इट इज वही है जो आपका रिलैक्सेशन वाला पार्ट है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो वाला है कि सर एडमिशन वाला, ठीक है, एडमिशन का वो फी वगैरह क्या है उस पर थोड़ा सा अगर हम चर्चा कर लें तो थोड़ा आपके लिए चीजें और आसान हो जाएगा। और 2-3 पॉइंट है, मैं इसको और क्लियर कर दूंगा यहां पे। सबसे पहले ये तो समझ में आ गया, एलिजिबिलिटी सबका क्लियर हो गया। बीबीए क्रेडिट, बिल्कुल बीबीए क्रेडिट में जाएगा, बिल्कुल अब समझ में आ गया। जो हमें समझाने की कोशिश कर रहा था उसका अब रुझान आना स्टार्ट हो गया, सारे बच्चे आंसर अब करने लगे, ठीक है। अब है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा सर, अब बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न पे, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर एग्जाम अगर होगा तो किस पैटर्न पे होगा। तो आते हैं थोड़ा सा हम यहां पे पैटर्न पे। देखो, ये एग्जाम का पैटर्न होगा, यानी एग्जाम जो आपका होने वाला है वो पहले रिटेन होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। इन सारे सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है, इंग्लिश, रीजनिंग, तीसरा आपका जनरल नॉलेज, जनरल इकोनॉमिक्स, बैंकिंग अवेयरनेस, देन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, देन आपका इंग्लिश एंड डिस्क्रिप्टिव। और ये आपका 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ऐसे करके इसको डिस्क्राइब किया गया है। अब मामला यहां पे ये समझ में आ रहा है, चलिए यहां पे मामला ये समझ में आ रहा है बच्चों, अगर हम देख पा रहे हैं, ये एक लॉजिक यहां पे ये समझ पे आ रहा है कि ठीक है सर कि ये आपने बता दिया, तो इसका जो लेवल आपका रहेगा वो बेसिकली आपका बैंकिंग लेवल का ही रहेगा। किसका रहेगा? तो वो बैंकिंग लेवल का रहेगा। समझिएगा थोड़ा सा और इसके बारे में। इंग्लिश मन पीओ लेवल आप कह दो तो ज्यादा सार्थक होगा अगर हम इसे पीओ लेवल की संज्ञा दे तो गाइज आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 रहेंगे, मैक्सिमम आप 40 रहेंगे। आपके रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो बेसिकली सिर्फ रीजनिंग ही यहां पे कंसीडर हो रहा है, 45 क्वेश्चंस ऑफ 60 मार्क्स। जनरल इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 35 मिनट्स का ये रहेगा। यह आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव रहेगा वो 2 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का रहेगा। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न होगा। ठीक है सर, ये एग्जाम मैंने दे दिया, अब उसके बाद क्या होने वाला? अब देखो स्पष्ट लिखा हुआ है कि गाइज आपको ये एग्जाम में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% लाना है। स्पष्ट ले, अगर वो जो एग्जाम है, अगर मान लीजिए कि 200 नंबर का, अगर यहां पे हम देख पा रहे हैं, ठीक है, 6 4 10 और 6 4 10, 225 नंबर का पेपर है। तो 225 नंबर के पेपर में एटलीस्ट 40% तो लाना ही है। अगर किसी बच्चे का 40% से कम आ रहा है तो वहीं से वो डिस्क्वालीफाई हो गया। पहला पॉइंट तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स लिखा हुआ है, क्या किसका लिखा हुआ है? तो आप देख पा रहे हो 40% ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, और उसके अलावा बाकी रिजर्व कैटेगरी को 5% का रिबेट वगैरह दिया गया है। तो स्पष्ट है यहां पे कि आपको 225 का 40% निकाल लो, उतना आपको एटलीस्ट तो वहां पे लाना है अगर मामला को लेके आगे चलना है तो। ठीक है सर, मैंने यहां भी कर लिया, मैंने रिटेन दे दिया और मेरा 40% से ज्यादा भी आ गया, मैंने एक फेज को क्लियर कर दिया। उसके बाद क्या होगा? तो जैसे ही आपका ये काम हो जाएगा कि आप रिटेन क्वालिफाई कर चुके हैं, उसके बाद आप
आपका सामना होगा, नेगेटिव मार्किंग है जो हर बैंकिंग में होता है, तो ये भी देख सकते हैं, पेनल्टी ऑफ रॉन्ग मार्क 1/4 होता है ऑलमोस्ट एग्जाम में। जैसे आपका वो क्रैक होगा और उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया जाए। जो भी शॉर्टलिस्ट बच्चे रहेंगे वहां पे रिटेन में, उसका एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, और इंटरव्यू भी जो रहेगा वो मेरा कितना का रहेगा, वो 60 का रहेगा। कितना? 60 का अलॉटमेंट रहेगा। एक सेकंड, बैंक विल कंडक्ट द पर्सनल इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन के टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर द इंटरव्यू विल बी 60। वो आपका 60 नंबर का इंटरव्यू लेगा। पहले 225 का वहां पे काम हो चुका था, अब उसके बाद 60 नंबर का इंटरव्यू लेगा, और इस 60 नंबर में इसमें भी आपको लाना है कितना, तो 40% लाना है। वही इसका भी लॉजिक वही, एटलीस्ट 40% लाना है। ठीक है सर, मैंने रिटर्न भी कर लिया, मैंने इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया, उसके बाद मेरा क्या होगा? थर्ड स्टेज जैसे आपका आएगा, उसके बाद आपका होगा ग्रुप डिस्कशन, और ग्रुप डिस्कशन जो है वो आपका है 40 नंबर का, और इसमें भी आपका है 40% मार्क्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस, और बाकी कैटेगरी को 35 मार्क्स। यानी कि मैंने रिटर्न कर लिया था, उसके बाद इंटरव्यू कर लिया, उसके बाद जीडी कर लेगा, उसके बाद तीसरा स्टेज मेरा जीडी होगा। जैसे ही जीडी हमारा होगा, जीडी में भी हमारा कितने मार्क्स का है, तो 40 अंकों का रहेगा, और जिसका क्वालिफाइंग मार्क 40% है, यानी कि चर्चक 16 ही लाना है आपको। ठीक है, ये क्वालिफाइंग नंबर, इससे ज्यादा लागो गुना नहीं हो जाएगा, लेकिन मिनिमम इतना तो लाना है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट इतना तो लाना ही है आपको। ठीक है, चलिए, अब ये तीनों मैंने अगर कर लिया तो अब क्या होगा सर? फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन। आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी कि हमें वो 500 बच्चे जो चाहिए थे, उसमें क्या होगा, हम रिटेन का भी नंबर देखेंगे, हम इंटरव्यू का भी नंबर देखेंगे, और हम जीडी का भी नंबर देंगे। तीनों का नंबर को ऐड करके जो भी परसेंटेज जैसा दिया गया था उस हिसाब से हम शॉर्टलिस्ट करके मेरिट बनाएंगे, और टॉप 500 बच्चों का हम सिलेक्शन करके इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेंगे। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ में आ गया होगा कि सिलेक्शन मेरा कैसे होगा। आपने रिटर्न दे दिया, रिटर्न के बाद आपका इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू के बाद हो गया आपका ग्रुप डिस्कशन। यहां तक मामला क्लियर है। अब फाइनल पॉइंट जो आता है कि सर उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद आपका खेल होता है यहां पे। उसके बाद आपका किस बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में एडमिशन होता है, वो बैंक ऑफ इंडिया से ही किसी एसोसिएटेड होता है वो इंस्टीट्यूशन। बेसिकली बैंगलोर में होता था, नोएडा में है, अब कहां होगा ये अभी फाइंड आउट नहीं है, मेंशन नहीं है यहां पे। तो आपका एडमिशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, यानी कि आप बैंकिंग एंड फाइनेंस में आपका पीजीडीवीएफ का कोर्स हो जाता है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट का आपको एक डिग्री दिया जाता है, किसमें? डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में। इस कोर्स में एक आपका एनरोलमेंट हो गया। ठीक है सर, एनरोलमेंट तो मेरा हो गया, क्या ऐसा ही एनरोलमेंट हो जाएगा? नहीं, इस जैसे आप ये क्वालिफाई कर लिए तो यहां तक तो आपका श्योर हो गया कि अब आप उस बैंक ऑफ इंडिया के आप असेट बन गए हैं। अब आपको वो ट्रेन करेगा और उसके बाद वो आपसे सर्विस लेगा। लेकिन जब वो ट्रेनिंग आपको देगा, जब उस ट्रेनिंग 1 साल का वो दौरान जो वो 1 साल की ट्रेनिंग जो चलेगी, जो आपको पीजीडीवीएफ के रूप में एक सर्टिफिकेट भी वहां पे आपको प्रोवाइड करता है, उस ट्रेनिंग की वो आपसे क्या करता है? फी लेता है। इट्स नॉट अ फ्री, वो फ्री नहीं दे रहा है। वो क्या बोल रहा है? 1 साल का कोर्स है ये, आप देख पा रहे हो 1 साल का पीजीडीवीएफ कोर्स होता है। और ये पहले भी होता, अपने सीनियर्स भाई लोगों से पूछना कि पीजीडीवीएफ का पैटर्न पहले भी चलता आ रहा था, लेकिन ये 2-3 साल से ब्लॉक हो गया था, फिर से ये खुल गया है। तो बच्चों अगला जो पॉइंट खुल के आ रहा है कि ये 1 साल के कोर्स के लिए हमसे ले रहा है 3,50,000 प्लस जीएसटी ले रहा है, और वो पूरे 3.5 लाख को वो 3 भाग में बांटा है कि फर्स्ट ट्राई सेम में आप देख पा रहे हो, यानी कि आप स्पष्ट लिखा है कि टेंटेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो स्टार्ट इन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो मार्च तक में सारा काम कर लेगा ना। ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल को स्टार्ट करेगा, और तब तक आपसे 1,20,000 रुपया प्लस जीएसटी वो लेगा। फिर आपका अगला सेकेंड ट्राई सेमेस्टर आएगा, और उसमें फिर आपको 1,20,000 लेगा। फिर अगला जो लास्ट आएगा आपका, उसमें आपका कितना लेगा? तो आपका 1,10,000 लेगा, यानी वो 3.5 लाख को 3 पार्ट में करके वो लेगा। ठीक है सर, अब ये है कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है सर। मैं समझता हूँ बीइंग ए बैंकिंग एस्पिरेंट मेरे लिए 3.5 लाख रुपए है बड़ा अमाउंट, हम नहीं देने वाले हैं सर। ठीक है, हम नहीं देने वाले हैं सर ये 3.5 लाख रुपए। क्या किया जाए? क्या हमें अप्लाई करना चाहिए? देखो, अभी तक हमने जो देखा है, मेरा जहां तक ये कहना देखता आ रहा हूं कि या तो अगर आप सक्षम हैं कि आपके अगर पेरेंट्स सक्षम हैं कि 3.5 लाख रुपया दे सकते हैं ये 1 साल के दौरान 1 लाख रुपया दे के, तो ठीक है दे दो। नहीं तो वही बैंक आपको यहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है एजुकेशन लोन,
ये भी आपको प्रोवाइड कर देती है। कुछ इंटरेस्ट चार्ज के साथ आपको क्या करता है, तो आपको एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड कर देता है। स्पष्ट समझिएगा क्या लिखा हुआ है। और ये जो लोन होता है, आप इसको पेमेंट करते हैं, लोन का वही सिस्टम है जो हर जगह एजुकेशन लोन का सिस्टम होता है। ये 3.5 लाख रुपए देता है, फिर वो आपको उसको रिटर्न करना पड़ता है सर्टेन EMI के फॉर्म में। लेकिन इसमें एक बड़ा खूबसूरत चीज लिखा हुआ है कि ये अगर आप ये फी देते हैं, ट्रेनिंग फी उसको देते हैं, आप अगर वहां पे 5 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं तो ये ट्रेनिंग फी आपको रिटर्न भी कर रहा है वो। ठीक है, ये भी यहां पे नीचे मेंशन है। मैं कोई यहां पे ये स्पष्ट मैं अपने से बात नहीं ऐड कर रहा हूं, मैं बस यहां पे लिखा हुआ है, आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ 5 years सर्विस इन द बैंक एज अ रेगुलर एम्प्लॉय, बैंक विल रिम्बर्स द टोटल कोर्स फी ऑफ द कैंडिडेट। आपको रिम्बर्स कर देता है टोटल कोर्स फी अगर आपका 5 साल का सर्विस वहां पे हो जाता है। तो दैट मीन्स एक बात तो श्योर है कि पैसा आपका कहीं जाने वाला नहीं, वो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें हैं कि आपको स्टेफन मिलता है हर मंथ, आपको ये हॉस्टल फी वगैरह देता है, ये सब चीज भी है, लेकिन ये हम उतना कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये हम तब ना देगा वो 2500 रुपए या फिर हमें 1500 रुपए की जब वहां एंटर कर जाएंगे। लेकिन हमें अप्लाई करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन चीजों पर हम आप गौर करेंगे। तो सबसे पहला बात है बच्चों, अगर आप बैंकिंग एस्पायरेंट हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, आपको रिटर्न देना है, आपको इंटरव्यू देना है, आपको सिलेक्शन जब हो जाएगा उसके बाद आपका कॉल होगा ना कि हम अंदर जाएं या नहीं जाएं। उससे पहले आपको 3 बैटल खेलना है। अगर इन केस आपको लगता है कि सर हम GD क्वालिफाई करके उसके बाद नहीं जाना है, तो बच्चों आप अगर GD तक चले जाते हो दैट मीन्स आप SBI टाइप के एग्जाम को क्रैक करने के लायक हो गए हो। अगर आपका GD तक का काम अगर आपका हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप SBI लेवल तक का काम आप कर चुके हो। तो मेरा तो एक यहां पे कॉल आपका रहेगा, अगर आप सक्षम हैं तो अप्लाई जरूर करें यहां पे, क्योंकि आपको ये वैकेंसी आपको हायर करने के लिए लिया है, ये नोटिफिकेशन निकाला है इसलिए ताकि आपको रिक्रूट करे, ना कि आपको वहां से निकाले। इसका मकसद है रिक्रूट करना, आफ्टर गिविंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से वो आपको लेगा। तो ये इसका मोटो यहां पे है। खासकर बात अगर मैं यहां पे कहूं तो IT वाले बच्चे, जो भी IT वाले बच्चे, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। किस लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? आपको यहां IT का कोई पेपर देने को नहीं मिल रहा है और डायरेक्ट आपको IT स्ट्रीम में आपका एनरोलमेंट हो रहा है। अगर आप IT के स्टूडेंट हैं, आपके पास कंप्यूटर साइंस की कोई भी डिग्री है, 4 साल वाली या 5 साल वाली कोई भी डिग्री है, आप अप्लाई जरूर करें। क्योंकि आप, मुझे अभी वैसा अटेंडेंस याद नहीं आ रहा है कि इस टाइप के पैटर्न पे कोई IT ऑफिस में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता था। ठीक है, बहुत पहले हुआ करता था जब BCA लेवल पे हुआ करता था IT ऑफिसर का रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हो, आप इंटरव्यू कर लेते हो, GD कर लेते हो, उसके बाद आप डायरेक्ट आप IT स्ट्रीम में आपकी नियुक्ति, वहां पे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप चले जाते हो, फिर जो भी प्रोसीजर फॉलो करते हो देन आपका वहां पे काम आपका हो जाता है। तो ये IT वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। नंबर ऑफ पोस्ट 150 है। IBPS भी इतना पोस्ट नहीं रिक्रूट करता है, IBPS भी नहीं बोलता है कि मेरे पास इतने पोस्ट यहां पर है। ठीक है, तो आपके लिए एक गोल्डन चांस है। मैं कहूंगा आप इसके साथ जाएं जरूर, आपको फायदा यहां पे जरूर होगा। 2-3 चीजें हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि सब कुछ यहां पे क्लियर हो गया होगा। जो भी क्वेरीज है वो सब मैं आपको यहां पे दे पाया हूंगा और आप यहां पे समझ भी पाए होंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ठीक है सर, ये आपने बता दिया, अब हम अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे ये मेरा कॉल है, लेकिन अप्लाई जरूर करना। क्योंकि अगर आप बैंकिंग एस्पायरेंट हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पूरा साल में जितनी वैकेंसी आती है सब में आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कौन सा एग्जाम पे आपका नाम लिखा हुआ है ये आपको भी नहीं मालूम है। तो हर एग्जाम में हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और कौन सा एग्जाम हो जो मेरा हो जाएगा, ये आपका मेहनत और ऊपर वाले का ही हाथ इसमें। चलिए, एग्जाम का लेवल होगा वो PO लेवल का होगा, ये क्लियर हो गया है। अब थोड़ा सा आप करें कि ठीक है सर, आपने ये बता दिया कि ये प्रिपरेशन यहाँ पे करना है। अगर हम चाहें कि इसका प्रिपरेशन करें तो कैसे करेंगे इसका प्रिपरेशन, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये आपका है, हम लोगों ने इसके लिए कोर्स भी अनाउंस कर दिया है। आपने देखा होगा बैंक ऑफ इंडिया IT ऑफिसर वाला कोर्स, ये कोर्स हमने क्या किया है, अनाउंस कर दिया है। तो इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं आप, इस कोर्स में इनरोल करें। ये डेमो दे रहा हूं IT के लिए, लेकिन बाकी सारे कोर्स में भी कर सकते हैं। IT के जो फी रखी गई है 9,999 रुपया, लेकिन आप जैसे यहां पे कूपन कोड जो आपको वहां पे स्क्रॉल करता हुआ दिख रहा है, वो कूपन कोड जैसे ही आप अप्लाई करते हैं Y706 जैसे ही आपने अप्लाई किया, ये फी रिड्यूस के हो गई 2200 रुपए। कितना हो गया? तो 2200 रुपए ये फी आपका रिड्यूस हो गया। यानी कि आपको 2200 रुपए में ये पूरा स्पेशलिस्ट ऑफिसर का बैच मिल रहा है। हाँ, एक और मैं आपको बता देता हूं, अगर
एप्लीकेशन फीस 850 है, ठीक है, और फिर सबको उस हिसाब से छूट मिला हुआ है। एक बात और, जिसके पास महापैक है, जिसके पास महापैक है उसको अलग से इसमें इनरोल करने की आवश्यकता नहीं है, उसको इसमें डायरेक्ट इनरोलमेंट हो जाएगा। मैं महापैक क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा मुझे यहां पे समय दीजिएगा। चलिए, मैं इसी के बारे में चर्चा कर रहा था अभी। बच्चों, अगर आपके पास बैंक महापैक प्लस है तो आपको अलग से उसमें इनरोलमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इसकी ये प्लानिंग है कि सर मुझे अभी ये बैंक ऑफ इंडिया देना और इसके बाद वाला जो एग्जाम है उसमें भी हम बैंकिंग एस्पिरेंट है, तो आपके लिए मेरा कॉल होगा कि आप बैंक महापैक प्लस में इनरोल करें। चलिए, तो बच्चों मैं आपको यह बता रहा हूं, बैंक महापैक प्लस में आप इनरोल करें, आपको यहां पे इस पे फायदा ये होगा, ये आपको इसके अंदर ही मिल जाएगा। और इसके अलावा और भी जितने हमारे कोर्सेज हैं वो सब इसके अंदर मिल जाता है। इवन कि अगर प्लस में आप इनरोल करते हो तो पीओ के सारे कोर्स, क्लर्क के सारे कोर्स, और साथ ही साथ इंश्योरेंस के सारे कोर्स, और साथ ही साथ आपको एसओ के सारे कोर्स, और साथ ही साथ रेगुलेटरी बॉडी के सारे एग्जाम के वो सब आपको बैंक महापैक प्लस में मिल जाता है। और इसकी फी 1 साल की है, वो मात्र इतना ही है जब आप वहां पे कूपन कोड Y706 इस्तेमाल करते हैं तो। और ये कंप्लीट फॉर प्री मेंस तक के लिए ये सारा है। चलिए, कट ऑफ कितना जाएगा ये अभी हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि कट ऑफ एग्जाम होगा, लेकिन मिनिमम आपको 40% यहां पे लाना है। एनी अदर क्वेरीज बच्चों, एक बार जरूर हम आपके क्वेरीज को लिखना चाहेंगे। क्या पूजा, आपकी क्या क्वेरी है? नहीं, बोथ क्यों अप्लाई करेंगे आप? अगर आप आईटी के लिए तो आईटी ही अप्लाई करें, अगर आप क्रेडिट के लिए तो क्रेडिट ही अप्लाई करें। यू कांट अप्लाई टू बोथ। ठीक, क्यों करेंगे बोथ? आप बोथ पे मत जाइए, एक पे पैर रखिए, क्योंकि दोनों का एग्जाम होगा सेम डे होगा। ठीक है, अलग अलग डे पे एग्जाम होने वाला नहीं, तो कहीं ना कहीं आपकी और कोई सवाल? हाँ बिल्कुल, ओबीसी के लिए आपकी फी में छूट दी गई है 750, बिल्कुल सही है। एनी अदर क्वेरीज? तो मैं यहां पे जहां पे समझ पा रहा हूं, मैं हर बच्चों का सवाल का जवाब दे पाया हूं। यहां पे जितना भी आपके दिमाग में सवाल था, मामला पूरा क्लियर है कि ये इतनी पोस्ट है, इसी से पोस्ट के लिए एनी स्ट्रीम वाले जो बच्चे हैं, एप्लीकेशन भी 850 के आसपास, एप्लीकेशन फी भी तो लिखा हुआ था उसमें, नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम लेवल होगा, मेंस लेवल का होगा। हाँ बिल्कुल सच्चाई है, इसमें मेंस लेवल का एग्जाम होगा क्योंकि डीआई लिखा हुआ है, तो उस लेवल का एग्जाम। उसी के लिए तो हम ये स्पेसिफिक बैच बनाए। इस बैच में हमारे जितने भी फैकल्टी हैं सब उसी लेवल की पढ़ाई करवाएंगे आपको। ऐसा नहीं कि देखो जो एग्जाम है, हम क्यों हर एग्जाम का अलग अलग बैच बनाते हैं, इसलिए बताते हैं कि हर एग्जाम का कहीं ना कहीं पैटर्न अलग होता है और हमें उस रणनीति से उसमें पढ़ाना पड़ता है। इसीलिए हर एग्जाम के लिए अलग अलग हम लोग बैचेस को क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कोर्स स्टार्ट है आपका 27 फरवरी से। ठीक है, 27 फेब से ये बैच हमारा स्टार्ट है। तो आई होप सो। हाँ, इसमें मॉक टेस्ट भी, बिल्कुल ये मॉक टेस्ट भी मिलेगा। इसमें लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ है कि लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और ई बुक और मॉक टेस्ट सब कुछ आपको इसमें मिल रहा है। ठीक है, तो बच्चों जो भ्रम था वो मैंने आज आपका दूर कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो गया और नए सिरे से आप मतलब एक फ्रेश माइंड से इसको और सोचेंगे और इसको अप्लाई करेंगे। क्योंकि सिंपल सा बात है, एक साल में हमें कितने मौके मिलेंगे आप काउंट कर लो। अगर एक मौका भी हम लोग ग्रैब कर लिए तो हमारा जो भी ख्वाब है वो पूरा हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि शुरुआत ऐसा है और आगे भी आपको बहुत सारे ऐसे वैकेंसी देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले कि आप कब स्टार्ट करते हो। हाँ, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, हर एग्जाम का आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल अभी भी आप इनरोल करोगे तो आपको मॉक्स वगैरह वहां पे मिल जाएंगे बैंकिंग के। ठीक है, देखो प्रमोशन का सीन यही है कि जो उसके प्रमोशन क्राइटेरिया होता है वो आपको कवर करना पड़ेगा ही। वो उसके भी इंटरनल एग्जाम के आपका एग्जाम क्यों होता है? इंटरनल प्रमोशन के लिए ही तो होता है।
चलिए, तो आई होप सो और कुछ ऐसा कुछ सवाल जेन्युइन नहीं आ रहा है। जहां तक देख पा रहा हूं ऑलमोस्ट हर क्वेरी को हमने यहाँ पे पिक कर लिया और सारे क्वेरी का जवाब दे दिया। मैं उम्मीद करूंगा कि इस सेशंस को आप लाभ उठाएंगे और आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पे मैं दे पाया हूँ। अब फिर मिलेंगे कल के समय में, यानी फिर यही 2:45 में कुछ नए सेशन के साथ। तब तक ले गुड लक एंड टेक केयर, बाय।